students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are watching all the videos. Okay, make sure you're doing that. So yes, ये वीडियो की सीरीज जो है स्पेशली एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए, बिकॉज मुझे एक बच्ची ने कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद, बट शी सेड कि मैम पार्ट बी आपने ज़रूर पोस्ट करना है. सो आई मेक श्योर कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पार्ट बी में अड़ते हैं या मैं बोलूँ उन्हें मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी इट्स ओनली इन द माइंडसेट. एक बार सोच लिया ना कि मुझे समझना और समझ आ गया, देन विल बी सुपर क्रिस्टल क्लियर. ओके, सो मेक श्योर अबाउट इट. सो ये वीडियोस आप ही के लिए. डायरेक्टर्स हमने कर लिया है, ऑडिट कमेटी भी पार्ट 1 पार्ट 2 में कराया, बिकॉज ऑडिट कमेटी ना थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, थोड़ा ज़्यादा आई वुड से इलेबोरेटिव भी है, बिकॉज कंपनीज एक्ट भी, रेगुलेशंस भी, और दूसरा जो सेबी की रेगुलेशंस है. तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, जिसे प्यार से हम एनआरसी भी कहते हैं. ओके, सो इफ यू न्यू टू माय चैनल, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I am a company secretary as well as a CA finalist. I am an unacademy educator as well for CACET. So feel free to check the content type prepare, content type post, and I try to help on my channel all the executive and professional students through tips, tricks, techniques and academic knowledge so that you can clear the exams very very easily. So NRC क्या होता है? NRC होता है जी नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी. ठीक है, NRC होती है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी. नॉमिनेट करना, रेमुनरेट करना मतलब कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एंड रेमुनरेशन जो सैलरीज आपने देनी है उससे रिलेटेड ये रिकमेंडेशंस करते हैं. अब दोबारा मैं वही चीज़ बोलूँगी, कमेटी आ गई तो रिकमेंडेशन आ गई, कमेटी आ गई तो रिकमेंडेशन आ गई. तो ये क्या रिकमेंड करते हैं? ये करते हैं भाई किसे अपॉइंट करें, और फिर जिसको अपॉइंट करना है उसकी रेमुनरेशन कितनी होनी चाहिए. ये उन चीज़ों को जो है इलाबोरेट करते हैं, रेकमेंड करते हैं. सो नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी इस तरीके से बनाई जाती है. इसका सेक्शन है सेक्शन 178. सेक्शन 178. सो 178 सब सेक्शन 1, सबसे पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. राइट, अब ये एक कदम आगे चले गए. ये कहते हैं कि ठीक है हम इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते तो कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखो. दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट 178 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम ये कहते हैं कि अगर आप 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखो, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन करनी है ऑफ एनआरसी तो 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है आप रखो. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? हु आर नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मतलब हु आर नॉट होल टाइम डायरेक्टर्स, हु आर नॉट होल टाइम डायरेक्टर्स, हु आर नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. तो 3 या 3 से ज्यादा जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपको रखने चाहिए. सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मींस जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्चुअली नहीं होते और होल टाइम डायरेक्टर नहीं होते. अब एक चीज हमेशा याद रखनी है, दैट ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बट ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव में इंडिपेंडेंट भी आते हैं, और इंडिपेंडेंट के अलावा वो सारे डायरेक्टर्स आते हैं जो होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं होते. राइट, सो नॉन एग्जीक्यूटिव में इंडिपेंडेंट तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो डायरेक्टर्स भी आते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होते लेकिन होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं होते. सो एनआरसी बहुत ही ज्यादा इस चीज के लिए पर्टिकुलर है. एनआरसी इज लाइक कि हमें तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही चाहिए. राइट, नंबर 1. नंबर 2, नॉट लेस देन हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आप रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें से कम हाफ या हाफ से ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए. कम से कम हाफ या हाफ से ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनआरसी कहती है 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और इनमें से भी हाफ या हाफ से ज्यादा इंडिपेंडेंट होने चाहिए. राइट, दिस इज अ वेरी लिटिल कॉन्सेप्ट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बट all non-executive directors are not independent directors. तो वाइसा वर्सा ट्रू नहीं होता. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में और डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा होते हैं. राइट, सो एनआरसी इस तरीके से चलता है. नंबर 1. ठीक है, इसी की कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा और आगे चलाएं तो कंपनीज एक्ट कहता है कि एप्लीकेबिलिटी किस पे आती है, किस किस ने एनआरसी बनानी है. एवरी लिस्टेड कंपनी तो मतलब दे आर डूइंग एवरीथिंग. एवरी लिस्टेड कंपनी ने तो बनानी ही बनानी है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड. एंड एवरी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एग्रीगेट
outstanding loan debenture deposits exceeding 50 crores. Isn't it the same as audit committee? Isn't it the same as audit committee? देखो, आई ऑलवेज एनकरेज स्टूडेंट्स के आपने स्मार्ट वर्क भी करना है साथ साथ में. स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं होता. स्मार्ट वर्क का मतलब होता है यू शुड नो कि हमें रेपिटेटिवली नहीं पढ़ना, राइट. तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं व्हेन आई टीच, आई एम लाइक बेटा ये कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लो बिकॉज ये आगे बहुत बार आने वाला है. सो हियर आई वुड से ऑडिट कमेटी के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑडिट कमेटी में अगर एक बार आपने थ्रेशोल्ड पढ़ लिया वो सेम थ्रेशोल्ड एनआरसी में आता है. तो थ्रेशोल्ड पढ़ते वक्त तुमने कहना है कि ये वाला जो थ्रेशोल्ड है ये ऑडिट कमेटी के लिए भी है, ये एनआरसी के लिए भी है, राइट. ये ऑडिट कमेटी के लिए भी है और ये एनआरसी के लिए भी है. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. सो एनआरसी में जस्ट लाइक ऑडिट कमेटी हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी में एनआरसी होनी चाहिए और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वहां पे जहां पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और एग्रीगेट यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है, राइट. और इनमें से कोई भी एक आ जाएगा तो चल जाएगा, राइट. सो इट इज जस्ट द सेम, इट इज जस्ट द सेम. लेकिन जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन कंपनीज एक्ट में है कि चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेदर एग्जीक्यूटिव वेदर नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी. ध्यान से सुनना, जो कंपनी का चेयरपर्सन है, ठीक है, अगर XYZ लिमिटेड है तो जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव है, वो एनआरसी का मेंबर हो सकता है लेकिन कमेटी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दिस, राइट. आई रिपीट माई सेल्फ अगेन. जो कंपनी का चेयरपर्सन है, ठीक है, जो कंपनी का चेयरपर्सन है, भले वो एग्जीक्यूटिव है भले वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एनआरसी का मेंबर बन सकता है. वो मेंबर अगर बनना चाहता है बन सकता है, लेकिन वो कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बनेगा बिकॉज अगेन ही कुड लिटरली इन्फ्लुएंस द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन. ठीक है, किसे रखना है किसे नहीं रखना, इसी से तो हमें बचना है, राइट. ये सारे कॉन्सेप्ट्स घूम फिर के एक चीज पे आते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है, राइट. सो जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, वो मेंबर एनआरसी का बन सकता है लेकिन चेयरपर्सन नहीं बन सकता, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है. तो इस सब सेक्शन में हमने इन डेप्थ पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिर थ्रेशोल्ड क्या है और चेयरपर्सन कैसे बनेगा, ठीक है. इसी के आगे चलते हैं सेक्शन 178 सबसेक्शन 2 में. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्संस टू बिकम डायरेक्टर. अब किन्हें डायरेक्टर बनाए? एनआरसी में किसी को अपॉइंट करना, किसी की रेम्युनरेशन फिक्स करना, मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करें? नंबर 1, क्वालिफाइड टू बिकम. ठीक है, सबसे पहले तो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए जो भी आपको चाहिए, राइट. नंबर 2, अपॉइंटमेंट इन सीनियर मैनेजमेंट, राइट. आइडेंटिफिकेशन वो कैसे करते हैं कि किसी को रखना है कैसे? पहले तो क्वालिफिकेशंस होगी ना, पहले तो बिल्कुल सिंपल चीज होती है, क्वालिफिकेशंस चेक कर लो, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, और ताकि वो अपॉइंट हो सके सीनियर मैनेजमेंट में. और रिकमेंडेशन करना, देखो हर कमेटी के साथ एक वर्ड लर्न कर लो, रिकमेंडेशन. कमेटी रिकमेंडेशन बोर्ड अप्रूवल, कमेटी रिकमेंडेशन बोर्ड अप्रूवल. तो रिकमेंड किन किन टाइम्स पे करना है? अपॉइंटमेंट के टाइम पे. एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो अपॉइंट कर सकता है वो हटा भी सकता है. सो अपॉइंटमेंट के टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनआरसी. एनआरसी बोर्ड को रेकमेंड करेगी अपॉइंट किसे करना है, रिमूव किसे करना, और सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया करेगी. अगर आपको याद हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट में मैंने तुम्हें बताया था कि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकेंड टाइम रीअपॉइंट किया जाता है और फिर उसे हटाया जाता है, तो अगर उसे सेकेंड टाइम रीअपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम पे उसे ऐसे ही रीअपॉइंट नहीं किया. जैसे पहले तो अपॉइंटमेंट में हमने क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लिया 149 सबसेक्शन 6 का, एंड दैट इज इट. बट सेकेंड, जब उसको सेकेंड टर्म के लिए हम रीअपॉइंट करते हैं तो उस टाइम पे हम वो क्राइटेरिया तो ऑफ कोर्स देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करते हैं, ठीक है. अब वो पहले की तरह नहीं है यार, बहुत इंटीग्रिटी वाला पर्सन है यार, बहुत अच्छा है, इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ वी ऑल्सो नीड कि हमें उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करनी है. तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में हमें करना क्या क्या चीजें? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में बोर्ड की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, कमेटी की होती है और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की भी होती है. मतलब ऑल एंड ऑल ये सबकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करती है एनआरसी. और ऑफ कोर्स बोर्ड है,
एनआरसी है एंड ये इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम करती है, ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में ये एक तरीके से इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करती है, बोर्ड की भी करती है। एनआरसी है तो ऑफ कोर्स एनआरसी की ड्यूटी है, और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह जो है काम करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम करती है, विच इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। सो क्वालिफिकेशन चेक करना, उसके बाद अपॉइंटमेंट चेक करना इन द सीनियर मैनेजमेंट, रिकमेंडेशन टू द बोर्ड, अपॉइंटमेंट के बारे में, रिमूवल के बारे में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, बोर्ड का क्या है, कमेटी का क्या है, इंडिविजुअल डायरेक्टर का क्या है, ये सारी चीजें करनी बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं, ठीक है। वहीं पे 178 सबसेक्शन 3, इसमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी फॉर्म्युलेटेड बाय एनआरसी। अब एनआरसी क्या क्या चीजें देखती है? सबसे पहले पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देखती है, ठीक है। सबसे पहले तो यही चीज आ गई ना कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारी चीजें वो देख लेती है। इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफकोर्स देखा जाता है, जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है तो वो कितना इंडिपेंडेंट है, राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट वे। नंबर 3, रिकमेंडेशन ऑफ पॉलिसी ऑन रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब पॉलिसी ऑन रेम्यूनरेशन पे पॉलिसी होनी चाहिए, डायरेक्टर्स की कितनी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, केएमपी की कैसे डिसाइड होनी चाहिए, और अदर एम्प्लॉइज की। तो इसके लिए जो पॉलिसी है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन पॉलिसी जो है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, राइट। डायरेक्टर्स की कैसे होगी, केएमपी की कैसे होगी, और अदर एम्प्लॉइज की कैसे होगी। तो नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें एक्चुअली पॉलिसीज का ट्रेंड होता है, एंड पॉलिसीज ऑलरेडी चीजों की डिसाइडेड होती है, तो रेम्यूनरेशन पॉलिसी होना भी जरूरी है, राइट। वहीं पे सेक्शन 178 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स एंड केएमपीज कैसे दी जाएंगी, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड करी जाती है, रेम्यूनरेशन जो है वो कैसे डिसाइड करी जाती है, दैट इज टू बी सीन, राइट। रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड करी जाती है वो जो है यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का ना एक तरीका होता है, देखो सबसे पहले रेम्यूनरेशन में ये देखा जाता है लेवल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन। नंबर 1, रेम्यूनरेशन हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि रीजनेबल का मतलब बिल्कुल ही ऐसा ना लगे कि भाई आप तो मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं दे रहे हो, राइट। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आपकी रेम्यूनरेशन रीजनेबल नहीं है, ठीक है। आप बोलो जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, देखो पैसे हैं नहीं है, कोई आएगा भी नहीं, पर रेम्यूनरेशन रीजनेबल होनी चाहिए। सेकेंडली सफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंट होती है कि आपको देखना पड़ेगा कि आज के लोगों की क्या नीड्स हैं और कौन सी रेम्यूनरेशन पे वो काम कर पाएंगे। सफिशिएंसी रेम्यूनरेशन में क्यों जरूरी है, अगर आप नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जॉब्स पे तो लोग इसीलिए अप्लाई नहीं करते बिकॉज हमें उनकी रेम्यूनरेशन ही पसंद नहीं आती, राइट। नंबर 2, रिटेन करना, ताकि हम वहां पे रिटेन रह सके। एंड नंबर 3, मोटिवेट हो सके। देखो पैसा इज द ओनली मोटिवेशन वाई पीपल आर वर्किंग, सीधी सी बात है, राइट। सो रीजनेबल होना चाहिए नंबर 1। सेकेंडली सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट में हम ये कहते हैं सफिशिएंसी इसलिए जरूरी है ताकि हम नए लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिटेन कर सके, और मोटिवेशन बराबर से कर सके, बिकॉज रेम्यूनरेशन इज द सोल मोटिवेशन, राइट। नंबर 2, रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस। रेम्यूनरेशन को परफॉर्मेंस बेस्ड कर दो, ठीक है। क्या होता है, अब ये नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम डिस्कस कर ही रहे हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक इंसेंटिव पे होता है। आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर में इस चीज का बहुत ज्यादा कल्चर है, कुछ अमाउंट फिक्स्ड होती है और कुछ अमाउंट इंसेंटिव बेस्ड होती है, ठीक है। तो जो इंसेंटिव बेस्ड अमाउंट होती है, जो इंसेंटिव पे होता है, वो इस तरीके से आता है फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव पे, राइट। तो जो इंसेंटिव पे आता है वो इस तरीके से आता है कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि आप ये टारगेट्स मीट करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन। बजाय कि आप सारा ही फिक्स्ड कर दो तो शायद कोई इतना ज्यादा मोटिवेटेड ना हो एक्स्ट्रा काम डालने के लिए, एक्स्ट्रा आई वुड से एफर्ट्स डालने के लिए, बट व्हेन यू गिव देम दैट कैच कि नहीं आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, सो देन दे कैन कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा। सो फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव बेस्ड ये चीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद आती है एनआरसी पॉलिसी। सो एनआरसी पॉलिसी में दो चीजें आती हैं। एनआरसी पॉलिसी डिस्क्लोज्ड कहाँ पे होनी चाहिए, एक तो कंपनी की वेबसाइट पे होनी चाहिए, ठीक है। एक तो कंपनी की वेबसाइट पे वो डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, दूसरा बोर्ड्स रिपोर्ट पे डिस्क्लोज होनी चाहिए। बोर्ड्स रिपोर्ट में आपने सैलिएंट फीचर्स देने हैं पॉलिसी के, और नंबर 2 उसमें क्या क्या चेंजेस है, राइट। सैलिएंट फीचर्स क्या है पॉलिसी के और उसमें क्या क्या चेंजेस है। सो एनआरसी पॉलिसी जो है वो वेबसाइट पे डिस्क्लोज्ड होती है एंड बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज होती है, जिसमें बोर्ड्स रिपोर्ट जिसमें आपको पॉलिसी के सैलिएंट फीचर्स बताने और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो बताने हैं, राइट। नेक्स्ट 178 सबसेक्शन 7 ये कहता है कि चेयरपर्सन जो है कमेटी का
वो होनी चाहिए चेयरपर्सन, और अगर वो नहीं आता और इन इज एब्सेंस एनी अदर कमेटी मेंबर शैल अटेंड द जनरल मीटिंग। जो एजीएम होती है, जो जनरल मीटिंग होती है, उनमें ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन हो, एनआरसी का चेयरपर्सन हो, इन्हें अटेंड करना जरूरी है। बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, दे लुक अप टू देम, ठीक है। इनके कुछ सवाल होते हैं शेयर होल्डर्स के जो वो इनसे पूछना चाहते हैं। तो 178 में ये सारी डिस्क्रिप्शन आती है एनआरसी की। एनआरसी की डिस्क्रिप्शन के बाद हम ये देखते हैं कि सेबी में आता है रेगुलेशन 19। सेबी भी खुद को एक्सप्लेन करता है। सेबी में 19, रेगुलेशन 17, सब रेगुलेशन 1 ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, नंबर 1 एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। अगेन ऑल शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव, जो हमने पहले ही देखा था। यहाँ 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, वहां हाफ चाहिए थे, यहाँ 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। चेयरपर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट, प्रोवाइडेड चेयरपर्सन जो लिस्टेड एंटिटी का है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर एंड शैल नॉट चेयर द कमेटी, सेम एज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने भी हमें यही चीज बोली है कि जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो एनआरसी कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। कंपनी ने भी यही सेम चीज बोली है कि जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो कमेटी का मेंबर बन सकता है, लेकिन कमेटी का चेयरपर्सन जो है वो नहीं बन सकता, राइट। इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके उन्होंने कोरम बताई है, 2 और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 2 और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, जिसमें कम से कम एक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, राइट। इसी के आगे चलेंगे 3A में, तो ये बोला है एनआरसी कम से कम यार एक बार तो मिलो ही साल में, एटलीस्ट वंस जो है आपने जरूर मिलना है, एटलीस्ट वंस, यू नो। इससे ज्यादा कम आपके ऊपर, ना कम तो नहीं हो सकते, ज्यादा आपके ऊपर है, क्योंकि यू टेंड टू मीट ऑन द इश्यूज, लेकिन कम से कम एक बार तो मिलना ही मिलना है, राइट। और 19(4) में रोल क्या है। अब रोल की अगर हम बात करते हैं तो नीचे सारे रोल्स दिए, जैसे कि क्राइटेरिया फॉर्मुलेट करना, क्वालिफिकेशंस क्या है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है, इंडिपेंडेंस, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कंपनीज एक्ट में। सो काफी चीजें कंपनीज एक्ट के साथ रिलेटेड है। जो फॉर्मुलेशन क्राइटेरिया है ना, वो सारी चीजें यहीं पे बताई हैं। अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या चीजें देखनी है भाई, स्किल क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो सूट करता है नहीं करता है, और इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए वो मदद ले सकते हैं, आउटसाइड हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसीज, लिंक्डइन हो गया, या जो साइट्स हैं जहां पे लोग अपने डाटाज डालते हैं, अपने बायोडाटाज डालते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। नंबर 1, कंसिडर कैंडिडेट्स फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड्स टू रिगार्ड टू डाइवर्सिटी। अब ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो तभी आ सकता है जब आप अलग अलग बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स को लोगे। एंड कंसिडर द टाइम कमिटमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, एंड कंसिडर द टाइम कमिटमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, कि वो कितना टाइम कमिट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजों की आप मदद ले सकते हो। क्राइटेरिया बना लो, ठीक है, पॉलिसी बना लो, एनआरसी की जो पॉलिसी हमने देखी थी वो बना लो। ये देखो कि कौन क्वालिफाइड है, कौन अपॉइंट हो सकता है, राइट। आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टेन्योर को एक्सटेंड करना है या नहीं करना, वो भी इनके हाथ में होता है, और रेम्युनरेशन कैसे होगी, राइट। तो अगेन वही सारी चीजें हैं जो कंपनीज एक्ट में पड़ी है, यहाँ पे बस थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है, अदरवाइज इट इज जस्ट द सेम, राइट। तो इसमें बस इतना ही है, ज्यादा है नहीं। एनआरसी में एनआरसी यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एसआरसी में। एसआरसी अगेन इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, इसका सेक्शन सेम है, सब सेक्शन अलग है। तो ये सेक्शन 178 है, लेकिन सब सेक्शन अलग है। दिस इज स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिसका थोड़ा सा भी स्टेक यानी कि इंटरेस्ट होता है कंपनी में, वो स्टेक होल्डर होते हैं। वो एम्प्लॉयज भी हैं, वो क्रेडिटर्स भी हैं, डेटर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, क्लाइंट्स भी है, कस्टमर्स भी हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हैं। हर वो इंसान, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो रेगुलेटरी बॉडी जिसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना कंपनी में, वो एक स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर्स के लिए कमेटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 कहता है हर वो कंपनी जिसमें 1000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स है। वैसे तो मैंने आपको अभी बता दिया कि स्टेक होल्डर्स कौन है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं शायद स्टेक होल्डर्स सिर्फ शेयर होल्डर्स हैं, बट ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर्स है। व्हाई
आर वी ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन देम? क्योंकि एक्चुअली ये कमेटी बनाई जाती है दुख दर्द सुनने के लिए, ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स को सुन के रिजॉल्व करने के लिए। Are you understanding? So वो कंपनी जिसमें 1000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर्स है, कोई भी पैसा इन्वेस्टेड है, उसमें जो है आपने एसआरसी बनानी है। इसका जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, राइट। और बाकी बोर्ड पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे ज्यादा इन्होंने कंपनीज एक्ट में इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसका ज्यादा क्राइटेरिया उन्होंने बोर्ड पे ही छोड़ दिया, राइट। 178 सबसेक्शन 6 में ये है कि कम से कम इनका मेन टारगेट क्या है, ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। सिक्योरिटी होल्डर्स की जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके दुख दर्द, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उन्हें एड्रेस करना, उसे सॉल्व करना। कंसिडर एंड रिजॉल्व, ये दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, कंसिडर करना एंड उन्हें रिजॉल्व करना, ठीक है। अब जनरल मीटिंग इसके भी चेयरपर्सन ने या किसी मेंबर ने अटेंड करनी ही करनी है। देखो ऑडिट कमेटी में भी हमने यही देखा, एनआरसी में भी और एसआरसी में भी, इनके जो चेयरपर्सन्स हैं या इनके जो मेंबर्स हैं, इन्हें मीटिंग्स अटेंड करनी ही पड़ेंगी, बाय डिफॉल्ट इन्हें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। अब आती सो नेक्स्ट इज सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सो एसआरसी के लिए रेगुलेशन आती है 20। सो रेगुलेशन 20 सब रेगुलेशन 1 ये कहता है कि एसआरसी की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेफिनेटली आपको स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, आई एम सॉरी। उसके बाद कॉम्पोजिशन कैसी होगी, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए जिनमें से एक इंडिपेंडेंट है, और अगर आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स हैं तो 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑडिट कमेटी की क्लास में बताया था, आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट। सो एसआर इक्विटी शेयर्स है, कम से कम 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। एजीएम पे चेयरपर्सन ने जाना ही जाना है, एटलीस्ट साल में एक बार मिलना ही मिलना है। अब इनका रोल क्या है, ठीक है, रोल की अगर हम बात करते हैं एसआरसी की, तो मेजरली सबसे पहले आती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, ग्रीवेंसेस सुनना, उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला, उन्हें डिक्लेयर डिविडेंड नहीं मिला, उन्हें सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, सब कुछ जो है आपको सुनना पड़ेगा। नंबर 2, वोटिंग राइट से रिलेटेड जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड हैं वो लेने पड़ेंगे, राइट। अडियरेंस करना पड़ेगा, सर्विस स्टैंडर्ड्स जो भी अडॉप्ट कर रहे हो लिस्टेड कंपनी। एंड 4th, टाइमली, आप अपने आप से एफर्ट लो, डोंट वेट कि भाई जब चीजें खराब हो जाएंगी तभी हम इनके ग्रीवेंसेस सुनेंगे, बट यू हैव टू यू नो I would say work beforehand only ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। यहाँ तक जो है हमने एनआरसी एंड एसआरसी कर लिया है, एंड वेरी सून आई विल मीट विद द टॉपिक ऑफ सीएसआर कमेटी। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, एज पर कंपनीज एक्ट भी कर लिया, एज पर हमने सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस भी कर लिया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये सारी कमेटीज का क्रक्स आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप स्टडिंग एल्स यू सुपर सून अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप अप द गुड वर्क, राइट। बाय बाय।